हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बिहार एससीईआरटी हिस्ट्री में क्लास 8 का थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद क्लास 8 पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि क्लास 8 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से मुझे डिटेल में बताना पड़ा। और इससे पहले जो चैप्टर 12 है ना, उसको मैंने एकदम अलग कर वीडियो बना दी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट को बताया गया है, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा डिटेल में भी पॉइंट्स को कवर किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है बिहार एससीईआरटी समरी की, आप उसको देख करके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ज़रूर जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है एससीईआरटी, इसलिए एससीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। ये आगे पीछे इसलिए हो रहा है ताकि क्योंकि मैंने 12 पढ़ाया, तो 12 में नेशनल मूवमेंट में इंडिया आज़ाद हो चुका है। अब इंडिया आज़ाद हो चुका है, तो उसके बाद जो चीज़ें हैं उनको हम जान लेते हैं, और बाकी के जो 10 और 11 चैप्टर है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको हम लास्ट में कवर कर देंगे। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। चैप्टर 13 है स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। अब भारत का जब विभाजन हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान हो गया और भारत अलग हो जाते हैं, तब कौन सी समस्या आती है? तो पहली समस्या आती है कि 1 करोड़ शरणार्थी की, रिफ्यूजीज़ की, जो पाकिस्तान से भारत आने पर बाध्य कर दिए गए थे। दूसरी समस्या आती है कि देसी रियासतों को विलय करने की, कि कौन मतलब भारत में आना चाहता है, कौन वहाँ जाना चाहता है, ये वाली समस्या हो गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का ही क्वेश्चन है कि वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी, ये किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात बोली थी। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि एक ये भी पॉइंट आ सकता है, अगर स्टेटमेंट बनाने को दें, कि वह भविष्य आरंभ का नहीं है। ये भी किसने कहा था? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, संविधान सभा को संबोधित करते हुए। अब उसके अलावा देश में कौन सी समस्या रही थी? उसके अलावा देश में आर्थिक विकास की भी समस्या रही थी, लेकिन इन सब के बीच में हमारे संविधान की एक खास बात ये रही थी कि यहाँ पे आम आदमी को सर्वाधिकार दे रखा था, मतलब मतदान का अधिकार था, मौलिक अधिकार। संविधान में सारी विशेषता हैं। तो जब पॉलिटी में ये आप पढ़ते हो, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि वहाँ पे बहुत सारे अधिकार दे रखे हुए हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बताती हूँ कि 21 साल पहले जो मतदान वोटिंग की जो एज थी, आयु सीमा थी, वो 21 साल थी मिनिमम। अभी 18 साल हो गई। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 61 अमेंडमेंट 1989 में ये किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है जनरली कि 18 साल कब की गई है आयु सीमा ये वोट देने की? तो 61 अमेंडमेंट 1989 में की गई। अब संविधान की कुछ विशेषताएं जानते हैं। जैसे संविधान में हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष का मतलब सेकुलर है। सेकुलर मतलब देश का कोई भी धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री बोला जाता है, लेकिन इंडिया नहीं। इंडिया में इस्लाम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो ये सभी धर्म है, देश का कोई भी धर्म नहीं। इसी को बोलते हैं धर्म निरपेक्षता, यानी कि सेकुलरिज्म। अब यहाँ पे अस्पृश्यता या छुआछूत, ये सारी इनका भी अंत किया गया संविधान के द्वारा, इनको निषेध किया गया है। तो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 में है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 17 वाला, और ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, उनको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय आबादी कितनी थी? एक क्वेश्चन कि 34.5 करोड़ थी। अब देश में जो 90% जनता थी, वो कृषि पर निर्भर थी। उसके बावजूद अन्य के क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे, मतलब अन्य के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट नहीं थे। काफ़ी ज़रूरत थी कृषि के विकास की। कृषि के विकास की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि उस समय सिंचाई व्यवस्था विकसित नहीं थी, मानसून पे ही निर्भर थे, तो अकाल जैसी समस्या, बहुत सारी समस्या ऐसे देखने को मिलती थी। तो ये एक रीज़न रहा था। और आज़ादी के बाद एक और समस्या देखने को मिली, धार्मिक उन्माद की, मतलब सांप्रदायिकता की, जो कि धर्म को लेकर के जो राजनीति की जाती है, ये बहुत देखने को मिला था। तो ये कुछ चीज़ें रही थी जो उस टाइम पे। अब मेन यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि नए संविधान का निर्माण। नए संविधान के निर्माण के लिए क्या संविधान सभा बनेगी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बननी थी, उसके लिए यहाँ पे कौन आए थे? कैबिनेट मिशन आए थे। कैबिनेट मिशन भारत में कब आए थे? 1946 में आए थे। इसमें इनके जो हेड रहे थे वो लॉरेंस रहे थे। आई थिंक मैंने बताया भी था कल वाली वीडियो में कि क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, 3 थे इसमें सदस्य, जिनमें से लॉरेंस इसके नेतृत्व कर रहे थे। 1946 में यहाँ पे आते हैं, संविधान सभा के निर्माण की जिम्मेदारी संभाली और संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन कर लिया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने सदस्य थे? तो 300 के लगभग 389 थे। ठीक है, एग्जैक्टली मैं बताती हूँ, 389 थे। हालांकि जब विभाजन होता है तो वो जो पाकिस्तान वाले हैं उधर चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो इन सदस्यों के बीच में दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक गंभीर विचार विमर्श होता है। पहली बैठक कब होती है? संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946
6 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। इसके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद अगली जो बैठक होती है वो 11 दिसंबर को होती है, जब इसके जो प्रॉपर अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो जैसे स्थायी अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं, तो 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहे थे? राजेंद्र प्रसाद रहे थे, लेकिन पहली बार में अस्थायी अध्यक्ष कौन रहे थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी रहे थे। तो उसके बाद संविधान का पूरा मतलब ये 1946 से 1949 तक इन पे रीडिंग होती है और ड्राफ्ट कमेटी बनाई जाती है। तो ड्राफ्ट कमेटी के हेड कौन रहे थे? ड्राफ्ट कमेटी में टोटल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में से जो हेड रहे थे ये भीमराव अम्बेडकर जी रहे थे, ठीक है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। अब हमारा संविधान बन के तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। तो इसको 26 नवंबर 1949 को तैयार हो जाता है, लेकिन लागू कब किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में ये लागू कर दिया जाता है और देश के जो प्रेसिडेंट है वो बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो अब संविधान की सभी विशेषताओं में प्रम्बल इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना, तो संविधान में जो प्रस्तावना है इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसको कब स्वीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब संविधान सभा ये प्रस्तावना की क्या विशेषता है? तो प्रस्तावना से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि न्याय कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पे एक गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, ठीक है। संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का यूज़ नहीं हुआ है, पंथ निरपेक्ष शब्द का यूज़ हुआ है। और ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए मुझे ये क्लियर था। अब यहाँ पे आपको याद रखना ये है कि कब संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया है। तो ये 26 नवंबर 1949 को ये डेट पड़ी हुई है। विक्रम संवत कौन सा था? 2006 था। शुक्ल सप्तमी ये पूरा पॉइंट रहा। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ। प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें 3 शब्द बाद में जोड़े गए हैं, वो कौन से हैं? तो SSI, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, हिंदी में बोलेंगे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। इसको कब जोड़ा गया है? 42 अमेंडमेंट 1976 को। इसको कब जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन से वर्ड को जोड़ा गया है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है जनरली। उसके अलावा देश में जो संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो इसीलिए संविधान में 3 लिस्ट हैं, ठीक है। संविधान की कौन सी अनुसूची में ये 3 लिस्ट आती हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये केंद्र सूची, राष्ट्र सूची और संवर्ती सूची। केंद्र सूची में क्या? केंद्र सूची में जो जितना भी अधिकार होता है वो उन सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिन पे केंद्र सरकार नियम बना सकता है, कानून बना सकता है, जैसे कि डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। राज्य सूची में पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट को रखा है जिस पे राज्य कानून या नियम बना सकता है। संवर्ती सूची में क्या? संवर्ती सूची में ये एजुकेशन आ जाता है, फॉरेस्ट आ जाता है, एडॉप्शन आ जाता है, मैरिज आ जाता है। ये विषय किस में आते हैं? संवर्ती सूची में आते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि वन, कृषि नहीं, कृषि एग्रीकल्चर का पार्ट है। वन है एजुकेशन को कब डाला गया संवर्ती सूची में? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 42 अमेंडमेंट 1976 में शिक्षा को संवर्ती सूची में डाला गया था। तो संवर्ती सूची में क्या होता है? संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई मतभेद हो जाता है, कुछ मतलब इंटरप्शन होता है, कोई दिक्कत होती है, तो उस समय केंद्र का कानून प्रभावशाली होगा। तो केंद्र की बात मानी जाती है। केंद्र ही अल्टीमेट मतलब पावरफुल केंद्र को पावर दिया गया है, लेकिन शक्तियों का विभाजन भी है सेम टाइम पे। संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर भी लंबी बहस हुई थी, मतलब कि भाषा, जो देश की भाषा किसको बनाया जाए। तो इस बीच में जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे उन्होंने विरोध किया था, जिसमें टी कृष्णामाचारी ने कहा था कि अगर उन पे मतलब जैसे साउथ के जैसे तमिल, जहाँ पे तमिल, तेलुगु, मलयालम ये बोली जाती है, वहाँ उन पे अगर हिंदी थोपी जाएगी तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। ये बात किसने कही थी? टी कृष्णामाचारी ने कही थी। अभी हम जानेंगे कि कैसे राज्य का पुनर्गठन होता है भाषा के आधार पर। फिर इसके अलावा इसी के बाद भारत की जो राजभाषा है, राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया और अदालतों और कई सारी सेवा जो सर्विस सेक्टर है वहाँ पे अंग्रेजी को भी कामकाज की भाषा के रूप में अपनाया गया था। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो मैंने बताया भीमराव अम्बेडकर रहे थे।
अब आरक्षण के क्षेत्र में H.J. खांडेकर ने 1949 में बात कही थी कि अगर आप सीट रिज़र्व करना चाहते हो ST SC के लिए तो ठीक है, लेकिन उनके लिए वो जो उन्हीं क्षेत्रों में सीट ज़्यादा रिज़र्व की जाए जहाँ पे उनकी बहुमत है, मतलब जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये खांडेकर ने कहा था 1949 में। संविधान की और विशेषता क्या है, तो मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन से पार्ट में आता है। तो पार्ट तीसरे भाग में, संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है कि कौन से आर्टिकल से 12 से 35 आर्टिकल के बीच में आता है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अगला पॉइंट मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य पहले संविधान में, मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे इसको जोड़ा गया था। और ये कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, तो रूस से लिया गया है, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है ये रूस से लिया गया है। नेक्स्ट नीति निर्देशक, तो यानी कि DPSP, जो DPSP है वो कौन से पार्ट में आता है, तो ये पार्ट 4 में है, जो भाग 4 में है, जबकि मौलिक कर्तव्य 4A में आया है क्योंकि बाद में इसको जोड़ा गया। अब DPSP कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है। और ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया। DPSP कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और ये मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। पहले स्टार्टिंग में 10 थे, फिर 11वां वाला कब जोड़ा गया, जो कि शिक्षा से संबंधित है, इसको 46वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था, 11वां वाला। एक लक्ष्मी नारायण साहू थे वहाँ पे संविधान सभा में, तो उन्होंने विवाद में ये बात कही थी कि जो संविधान बन रहा है, जिन आदर्शों पे आधारित है, उनका भारत की आत्मा से कोई संबंध नहीं है, ये आगे जाकर के ठप हो जाएगा। ये बात लक्ष्मी नारायण साहू ने कही थी। अब ये मैं स्टेटमेंट इसलिए बता रही हूँ, एक्चुअली इस चैप्टर के एंड में एक तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो मैं सोच रही थी कि कहीं अगर स्टेटमेंट आ जाता है तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। राज्यों का पुनर्गठन क्या है। अब राज्यों के गठन की हम बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है जनरली। राज्यों के गठन में एक बात बताई गई कि 1920s के टाइम में जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तब कांग्रेस ने बात कही थी लोगों से कि ठीक है, हम भाषा के आधार पे राज्य बना देंगे। लेकिन जब हम आज़ाद हुए हैं तो उस टाइम पे ये कंक्लूजन नहीं निकला, इस निष्कर्ष पे लोग नहीं पहुंचे कि भाषा के आधार पे बनना चाहिए। और इसमें एक समिति बनती है, JVP समिति। JVP समिति पूछा जाता है किससे संबंधित है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। JVP का फुल फॉर्म क्या है, जवाहरलाल नेहरू, और V से हो गया वल्लभ भाई पटेल, P से हो गया पट्टाभी सीतारामैया समिति। इन्होंने मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं है। लेकिन फिर हो जाता है आंध्र प्रदेश में बवाल। आंध्र प्रदेश में क्या होता है, 1952 में 58 दिनों के लिए रामलू, वहाँ के एक नेता रहे थे, वो भूख हड़ताल पे जाते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। 15 सितंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा अराजकता फैल जाती है आंध्र प्रदेश में, और इसी को दबाने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बना दिया जाता है। तो भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो ये याद रखना है। 1950 अब जब ये आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे पहला राज्य बन जाता है तो उसके बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब होता है, 1953 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे फजल अली, तो इसको फजल अली कमीशन भी कहा जाता था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 1956 में सौंपी थी, और इन्होंने तमिल, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, उड़िया, असमिया, इनके लिए अलग अलग राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश कर दी थी, मतलब जो कि JVP समिति ने मना किया था। लेकिन अब इन्होंने, फजल अली ने कह दिया कि हाँ, अलग अलग भाषा के आधार पर बनना चाहिए। इसी क्रम में कौन से राज्य बनते हैं, अब इसी क्रम में 1 मई 1960 को बम्बई, जो महाराष्ट्र प्रांत है, वो अलग हुआ, मराठी भाषा का हुआ। और 1 मई 1960 को गुजराती भाषा का गुजरात हुआ। 1966 में 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया। और 2001 नहीं, यहाँ 2000 होगा, ठीक है, सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो इस तरीके से 28 राज्य बनते हैं। और बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया था, एग्जैक्टली डेट है 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को ये अलग किया गया था। उसके बाद भी एक राज्य बना, जो कि है, क्योंकि ये पुरानी बुक है तो इसमें दे नहीं रखा है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है बस कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की मांग उस समय चल रही थी, लेकिन फिर
2 जून 2014 को तेलंगाना अलग कर दिया जाता है आंध्र प्रदेश से। तो ये कुछ जो डेटा दे रखा है उनको याद कर लीजिएगा कि मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात कब बना, 1960 में बना, और 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ। 2000 में, सन 2000 में यूपी से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तेलंगाना का कब गठन हुआ है, तो मैंने बताया 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हो गया। अब इकोनॉमिक्स के बारे में, यहाँ से अर्थव्यवस्था के लिए योजना आयोग का गठन कब होता है, तो प्लानिंग कमीशन जो है, योजना आयोग का गठन 1950 में होता है। 1950 एग्जैक्टली डेट है, 15 मार्च 1950 को होता है। ठीक है, 15 मार्च 1950 प्लानिंग कमीशन, जिसको खत्म कर दिया गया, अब नीति आयोग चल रहा है। तो अब नीति आयोग का गठन कब हुआ है, नीति आयोग का गठन कब हुआ है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। प्लानिंग कमीशन के अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद से। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ये क्या करता था, प्लानिंग कमीशन की जो प्लान्स होते थे उनका अनुमोदन करता था। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना रही थी, जिसमें से पहली पंचवर्षीय योजना 1951-52 में रही थी। कौन से मॉडल पे बेस्ड थी, ये हेराल्ड डॉमल मॉडल पे बेस्ड थी। ठीक है, इसमें कृषि पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसमें जो सिंचाई परियोजना है वो बहुत सारी, जैसे यहाँ पे देखिए, सिंचाई के साधन विकसित करने के लिए गंडक नदी में बांध बनाना, तो भाखड़ा नागर परियोजना है, ये सारी इसी पहली पंचवर्षीय परियोजना में रही थी। दूसरी पंचवर्षीय परियोजना जो है वो 1956 से 61 रहेगी। इसमें औद्योगिक रूप पे बहुत फोकस किया गया था, मतलब इंडस्ट्रियल जो स्टील प्लांट है उनकी स्थापना की गई थी। कौन कौन सी, जैसे कि यहाँ पे बताए भी गए हैं। एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, तो कौन कौन से स्टील प्लांट बनाए गए थे सेकंड वाले में, तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। अब भिलाई, दुर्गापुर, इनके बारे में जान लेते हैं कि किसकी सिफारिश पे हुआ है और कहाँ पे है। भिलाई कहाँ पे है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ पे है, तो भिलाई जो स्टील प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में है। किसके हेल्प से हुआ था, यूएसएसआर। ठीक है, और दुर्गापुर कहाँ पे, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। किसकी हेल्प से हुआ था, यूके। तो यूएसएसआर का मतलब सोवियत संघ की हेल्प से भिलाई की स्थापना की गई थी। यूके जो ब्रिटेन है उसकी हेल्प से दुर्गापुर की स्थापना की गई थी। बोकारो कहाँ पे है, तो बोकारो झारखंड में है। इसकी स्थापना यूएसएसआर सोवियत संघ की ही हेल्प से की गई थी। और राउरकेला कहाँ पे है, तो राउरकेला है उड़ीसा में। इसकी स्थापना जर्मनी की हेल्प से की गई थी। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नरेगा की बात हुई, तो नरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कब आया था, 2005 का एक्ट है, लेकिन लागू कब हुआ है, तो 2006 में आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये जो कुछ पॉइंट है इनको याद रखना है। एक और बात, इसमें होता क्या था नरेगा में, इसमें मिनिमम जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, जिसमें से 1/3 जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं का है। ये कुछ पॉइंट है जो कि नरेगा से अगर बनते हैं तो आ जाएंगे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1990 के दशक में काफ़ी ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हुआ ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अब इसी बीच में सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जाना जाता है, तो बैंगलोर की पहचान बनी। सिलिकॉन वैली एक्चुअली में कहाँ है, तो अमेरिका में है, जो कि इसी सब के लिए फेमस है। लेकिन बैंगलोर अभी भारत में बैंगलोर को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। तो और यहाँ पे बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने अपनी जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट सेंटर हैं उनकी स्थापना आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में की गई थी। तो ये कुछ पॉइंट रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, तो सब थ्योरेटिकल पार्ट है, ये सब जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। भारत में कौन सी गवर्नमेंट है, तो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कहाँ से लिया गया है, ये यूके से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट बताया गया गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता मतलब नॉन अलायंस मूवमेंट क्या था, तो ये नॉन अलायंस मूवमेंट 1961 में होता है। इसकी पहली बैठक बेलग्रेड में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी बात इसलिए की जा रही है कि क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर में 2 बड़ी शक्तियाँ आपस में झगड़ रही थी, जो कि यूएसएसआर और ये यूएसए रही थी। अमेरिका और रूस आपस में झगड़ रहे थे। इस बीच में भारत और उसके अलावा कुछ और देशों ने अलग रहने का सोचा, तटस्थ रहने का सोचा। इसी को बोला गया गुट निरपेक्षता की नीति। आपातकाल की बात हुई, तो आपातकाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपातकाल कौन से पार्ट में आता है संविधान के, तो पार्ट 18 में आता है। 3 हमको याद रखने हैं आर्टिकल, 352,
356 और 360, ठीक है। आर्टिकल 352, 356, 360। 352 में क्या कहा गया, 352 में जो नेशनल इमरजेंसी उसकी बात की गई है। 356 में स्टेट इमरजेंसी जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं इसकी बात की गई है। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा जान भी लेते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कितनी बार लग चुका है। तो 1962 में लगा था, 1900 जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो 1975 में ये इंटरनल कारणों की वजह से लगाया गया था। अब यहाँ पे इसकी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि एक जब आपातकाल लगता है तो उस बीच में बिहार वाले क्षेत्र में जो जयप्रकाश नारायण है ये नेतृत्व में आंदोलन शुरू होता है, इनके नेतृत्व में आंदोलन शुरू होता है। किसके खिलाफ, इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ, क्योंकि इसके बीच में अगर आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट हट जाते हैं और ये नसबंदी करवाई जा रही थी, प्रेस पर नियंत्रण हो जाता है, सारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास चली गई थी। तो ये कुछ कारण रहे थे। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने कौन सी क्रांति की बात की थी, कौन सा नारा दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कब दिया था, 1975 में दिया था, ठीक है। 1974 में ये 1974 को 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार रखा था। संपूर्ण क्रांति का विचार किसका था, जयप्रकाश नारायण का था। ये कहाँ से संबंधित है, बिहार से ही संबंधित है, इसीलिए बिहार के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको बता देती हूँ जयप्रकाश नारायण को लोक नायक भी कहा जाता था। तो लोक नायक किसको कहा जाता था, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लोक नायक किसे कहा जाता था, तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया था। मोरारजी देसाई की सरकार बताई जा रही, तो जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की जो सरकार बनी थी जब ये आपातकाल लगा तो उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार हटती है और मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। ये प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी, ठीक है। 1977 में बनी है और 1979 तक रही थी, ठीक है। ये प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार रही थी, जनता पार्टी की थी, और ये प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भी प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे। इनके बारे में ये पॉइंट आपको याद रखना था। अब यहाँ पे श्रीमती गांधी के बारे में बताया गया है कि इनके समय में पंजाब में चरमपंथी और अलगाववादी आंदोलन हुए थे। इसके विरुद्ध में इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक कार्रवाई की थी। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है, पंजाब में जो चरमपंथी और अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे उससे संबंधित है। 1984 में इन्होंने ये ऑपरेशन चलाया था। अब इसी के अगेंस्ट में श्रीमती गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी जाती है। 2 सिख अंगरक्षकों के द्वारा, 2 सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि ब्लू स्टार इन्होंने चलाया था। उसके बाद राजीव गांधी बनते हैं। इनकी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी 1984 में ही बनते हैं और 1989 में इनकी भी डेथ हो जाती है। और इनके ऊपर कई सारे मतलब आरोप भी लगे थे भ्रष्टाचार संबंधी, बोफोर्स घोटाले विवादों से घिर जाने के कारण अगले चुनाव में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा था। गठबंधन जो अलायंस है, अलायंस की सबसे पहले जो सरकार बनी थी वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह, ये कब रहे थे प्रधानमंत्री, तो ये 1989 में रहे थे और 1990 तक ही रहे थे। उसके बाद इनकी सरकार भी गिर जाती है। तो ये एक पॉइंट रहा था। इसके साथ में बाबरी मस्जिद जो घटना है वो कब हुई थी, तो 6 दिसंबर 1992 को हुई थी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना हुई थी। कहाँ पे, ये अयोध्या में, यूपी के अयोध्या में हुई थी। पंचायती राज को संविधान में कब शामिल किया गया, कौन सा एक्ट है, तो 73rd अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संविधान में जोड़ा गया। ये कौन से पार्ट में आता है, ये कौन से शेड्यूल में आता है, तो शेड्यूल हो गया 11 में पंचायती राज है, 12 में म्यूनसिपैलिटी है। और कौन से पार्ट में आता है, भाग में आता है, तो ये 9वें पार्ट में आता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने थे पंचायती राज से संबंधित। उसके अलावा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पोखरण की बात करते हैं तो पोखरण 1 जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो पहला परीक्षण इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था 1974 में। इसको स्माइलिंग बुद्धा भी कहा गया। दूसरा जो हुआ था वो बीजेपी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ था 1998 में। दूसरा पोखरण 2, ये पोखरण कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। गठबंधन की बात बताई जा रही है तो 2 मेन गठबंधन जो हमारे यहाँ अलायंसेज हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो यूपीए है,
मैं इंग्लिश यहाँ हिंदी में दे रखा हुआ है लेकिन हिंदी में भी पढ़ लेंगे, इंग्लिश में बता देती हूँ। यूपीए है, एनडीए है। तो यूपीए को लीड कौन करता है? तो कांग्रेस करती है। एनडीए को कौन करता है? बीजेपी करती है। यूपीए का फुल फॉर्म क्या है? यूपीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब यहाँ पे यही चीज़ हिंदी में दे रखी है, कांग्रेस के नेतृत्व वाली साप्रग ये संयुक्त प्रगति गठबंधन जिसको यूपीए कहा गया, और जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली जो अलायंस है उसको राजग यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको एनडीए के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये तो पता ही है। उसके अलावा यहाँ पे अब आगे कुछ भी नहीं है, सब ये बताया गया कि आप कैसा भारत चाहते हो आगे जा करके। तो अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं हम। ये जो मैंने एनएएम नेशनल अलायंस मूवमेंट बताया था, एनएएम गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये उसी की बात की जा रही है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके अलावा जब कोल्ड वॉर चल रहा होता है तो कई सारे देश अलग रहते हैं, जिनमें से एक भारत तो है ही, उसके अलावा मिस्र है, यूगोस्लाविया है, इंडोनेशिया है, घना है, ये सारे देश अलग रहते हैं और गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति को अपनाते हैं। इसका जो रूपरेखा है गुट निरपेक्ष आंदोलन की, इसकी रूपरेखा जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही तैयार की गई थी। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर पे डायरेक्ट हम आ जाते हैं कि वर्षों पहले हमने भविष्य की प्रतिज्ञा दी थी, ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था। आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या थी? तो शरणार्थियों की समस्या थी, नहीं थी, पूछा गया। अच्छा, शरणार्थियों की समस्या थी, देश से रियासतों के विलय की समस्या थी, पुनर्वास की समस्या थी, लेकिन नेतृत्व की समस्या नहीं थी। नेतृत्व करने वाले बहुत लोग थे। इनमें से कौन सी सही नहीं है? तो उस समय आबादी 34.5 करोड़ थी, सही है। 90% जो जनता थी वो कृषि पर निर्भर थी, ये भी सही है। उद्योगों की कमी थी उस टाइम पे, ये भी सही है। लेकिन खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था भारत, तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे आत्मनिर्भर नहीं था, कृषि में बहुत ज़्यादा विकास की ज़रूरत थी। विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या रही थी? विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या धार्मिक उन्माद की, सांप्रदायिकता की समस्या आई थी। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ है? आंध्र प्रदेश का हुआ है। कब हुआ है? 1953 में हुआ है, रामलू की डेथ के बाद। अगर हिंदी उन पर थोपी जाएगी तो फिर बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसने कहा था? कृष्णामाचारी ने कहा था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था 1974 में। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया था? तो ये जो कि मैंने बताया जेवीपी समिति थी ना, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों ने, क्योंकि इन तीनों की जो समिति बनी थी, इन तीनों ने ही विरोध किया था। पोखरण 1 का, जिसको स्माइलिंग बुद्धा भी कहते हैं, 1974 में हुआ था। ये किसके काल में हुआ है, किसके टाइम में हुआ है? तो इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहे थे? संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी रहे थे। ठीक है, अब अगला चैप्टर है चैप्टर 10। अब ये आगे पीछे इसलिए हो गया क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि मैंने नेशनल मूवमेंट कराया था तो उसके बाद संविधान सभा के बारे में हमने जाना। अब हम थोड़ा सा पीछे 1-2 चैप्टर जो रह गए जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, खासकर बिहार से संबंधित इसमें बहुत सारा डेटा दे रखा हुआ है, तो उनको हम जानेंगे। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम है अंग्रेजी शासन और एवं शहरी बदलाव। यहाँ पे जब जैसे मध्यकालीन भारत में क्या होता है कि आगरा, दिल्ली, लाहौर, ये सारे मुगल प्रशासन का प्रमुख केंद्र होते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया, जैसे कि शाहजहानाबाद की स्थापना किसने की थी? तो ये शाहजहां ने की थी, शाहजहां ने इसकी स्थापना की थी। और मध्यकाल में जो मंदिर तीर्थ स्थल रहे थे, शहरी केंद्र, वो कौन से रहे थे? तो मदुरई, तंजावुर, कांजीपुरम, ये कुछ शहरी केंद्र रहे थे क्योंकि यहाँ मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन अब होता क्या है, जब अंग्रेज आते हैं तो जब यूरोपियों का यहाँ आगमन होता है उसके बाद कई सारे नए शहरी केंद्र बनते हैं, जैसे कि लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूरा, नागपुर, बड़ौदा। ये सब केवल एकदम जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जहाँ पे याद रखना होगा वहाँ मैं बता दूंगी। तो और फिर जो उनकी कोठियाँ स्थापित होती, व्यापारिक कोठी, वो जैसे पुर्तगालियों ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा था गोवा में, डचों ने मछलीपट्टनम वाले क्षेत्र में किया था, अंग्रेज़ों ने मद्रास वाले क्षेत्र में किया था, फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी वाले क्षेत्र में किया था। तो ये उनके क्षेत्र रहे थे जहाँ जहाँ वो अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर रहे थे। लेकिन अब इसमें भी चेंज आएगा कि जो अंग्रेज हैं वो क्या करेंगे, पुर्तगालियों को भी सीमित कर देंगे कि बढ़ने नहीं देना है, अपना ही पूरी सत्ता स्थापित करते हैं ना। डचों को भी फेंक देते हैं वेदरा के युद्ध के द्वारा,
फिर फ्रांस को भी हटा देते हैं, कर्नाटक जो 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं और वांडीवॉस का युद्ध होता है। तो अब रहता कौन है, अंग्रेज रहेंगे। तो इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। जैसे चेंजेस कौन कौन से, प्लासी के युद्ध के बाद अब नियंत्रण जो होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है। तो प्रेसिडेंसी शहर स्थापित किए जाते हैं। तो 3 प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन से हैं, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। मद्रास जो अभी वर्तमान चेन्नई वाला पार्ट है, कलकत्ता कोलकाता हो गया, बम्बई मुंबई, ठीक है। ये 3 प्रेसिडेंसी शहर स्थापित किए जाते हैं। अब बंगाल के भागीरथी नदी के तट पे मुर्शिदाबाद था, ठीक है। मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र था। मुर्शिदाबाद किसके लिए फेमस था, रेशमी वस्त्रों के लिए प्रमुख केंद्र था। यही हाल ढाका, ये सारी चीज़ें अभी मतलब सिकुड़ने लगेंगी, मतलब जितना ये बहुत फेमस था उतना वो कम होने लगा। जैसे जैसे आगे विस्तार वाली चीज़ें क्या होंगी, जैसे जो भी पहले फेमस था वो बाद में उतना फेमस नहीं रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, औद्योगिक क्रांति आती है, तो मशीन आ जाएंगी, तो ये सारी हाथ की जो चीज़ें हैं वो उतना उनका इम्पैक्ट नहीं रहा। तो मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के लिए फेमस था। ढाका जो मलमल के लिए फेमस था, ये उत्पादन का, मलमल कपड़े के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। तो ये इन सब का हाल थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा। इसी तरह सूरत और मछलीपट्टनम भी सूती वस्त्रों के व्यापार का केंद्र था और बंदरगाह भी था। सूरत और मछलीपट्टनम बंदरगाह भी था और सूती वस्त्र का व्यापार का केंद्र भी था। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते क्या हो गया, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के नए बंदरगाह स्थापित हो गए। मतलब पुराने जो बंदरगाह थे उन्होंने अपना जो अस्तित्व है वो खोने लगे, और ये जो 3 बंदरगाह हैं, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, ये समृद्ध होने लगे। इसी तरह बिहार में क्या हुआ, तो बिहार में मुंगेर और भागलपुर पहले बहुत फेमस थे, तो लेकिन उनकी भी वो शहर भी उजड़ने लगे धीरे धीरे 18वीं शताब्दी के अंत तक। अब इनके बारे में भी हम डिटेल में भी जानेंगे, भागलपुर के बारे में, यहाँ पे जो सिल्क होता है। ईरानी यात्री अहमद बहानी ने इसकी चर्चा की है। तो ये अहमद बहानी कौन से यात्री रहे थे, ईरानी यात्री रहे थे। नेक्स्ट 1853 में रेलवे का विकास होता है। तो इस टाइम पे कौन गवर्नर होते हैं, तो ये होते हैं डलहौजी, ठीक है। डलहौजी होते हैं। पहली रेल कहाँ से कहाँ के बीच में 1853 में चली है, वो बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी, 34 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे रेलवे कॉलोनियाँ बसने लगी, वर्कशॉप बसने लगे। तो इसी क्रम में रेलवे शहर के रूप में किसको जाना जाता था, जमालपुर और बरेली को जाना गया, जमालपुर और बरेली को जाना गया। फिर औद्योगिक क्रांति आती है, जब मशीन का आविष्कार बहुत होने लगता है। तो इस बीच में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो गांव से शहर में बसने लगते हैं। जैसे इंग्लैंड की इन्होंने बात बताई है कि पहले 77% लोग अगर गांव में रहते थे, तो 1900 के करीब 20% लोग सिर्फ गांव में बसे। अब जो उनका अर्थव्यवस्था का आधार था वो शहरीकरण हो गया था। जो शहरीकरण किया जा रहा था या शहर में जाकर के लोग काम कर रहे थे, वो आधार हो गया था। इसका इम्पैक्ट अगर भारत में देखा जाए तो भारत में औद्योगिक शहर कौन से रहे थे, कानपुर और जमशेदपुर रहे थे। कानपुर और जमशेदपुर औद्योगिक शहर, इंडस्ट्रियल सिटी रहे थे। कानपुर किसके लिए फेमस था, सूती और ऊनी कपड़े और चमड़े की वस्तुएं बनती थी कानपुर में, जबकि जमशेदपुर में स्टील उत्पादन होता था। जमशेदपुर मैंने बताया भी था, जहाँ पे टिस्को की स्थापना हुई थी। अभी शायद सेकेंड वीडियो में ही था, टिस्को की स्थापना कब की गई है, कमेंट करके बताइएगा। जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए फेमस था, जो कि झारखंड में है। जो प्रेसिडेंसी शहर रहे थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इनकी बसावट कैसी थी, तो यहाँ पे मेन जो व्यापारिक सेंटर था वो ये हो गए थे। अब यहाँ पे कुछ वो किले बनाए गए थे। जैसे मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया गया था, और कलकत्ता में फोर्ट विलियम बना था, और बम्बई में फोर्ट बना था। तो ये बने हुए थे। यहाँ पे इन्हीं यूरोपीय व्यापारियों से लेन देन करने वाले जो भारतीय व्यापारी थे, कारीगर थे, कामगार थे, इन किलों के बाहर अलग अलग इलाकों में रहते थे। इन इलाकों को क्या कहा जाता था, वाइट टाउन और ब्लैक टाउन कहा जाता था। तो वाइट टाउन और ब्लैक टाउन, इन्हीं जो किले थे, ये जो किले थे, मद्रास में कौन सा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज था, कलकत्ता में फोर्ट विलियम था, और बम्बई में फोर्ट था। तो ये यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड होता था, वाइट टाउन और ब्लैक टाउन में। अब बिहार के शहर भागलपुर के बारे में जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। तो भागलपुर जो शहर है वो गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर लगभग 3000 साल पहले से कायम है, ठीक है, 3000 साल से कायम है। यहाँ पे ये व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा था। ये पहले क्या था, जब महाजनपद थे, महाजनपद अंग जो देश था उसकी राजधानी चंपा से सटा था। तो अंग देश के अंदर एक उपनगर के रूप में था, ठीक है, सब सिटी टाइप में था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये खुद एक बड़ा सिटी बन गया, उसके अंदर चंपा आ गया। तो ये एक चीज़ रही
12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में जब मुग़ल शासन रहा था, तो वहाँ ये सूफ़ी संस्कृति का एक अहम केंद्र रहा था। यहाँ पे मस्जिद, दरगाह, मज़ार, ये सारी चीज़ें इस्टैब्लिश हुई थी वहाँ पे भागलपुर शहर में। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस बताया गया है। मस्जिद क्या होता है? मस्जिद मुस्लिम समुदाय के उपासना स्थल है, यानी कि जैसे मंदिर होता है, धार्मिक स्थल होता है। मज़ार क्या होती है? मज़ार जहाँ किसी संत की जो कब्र होती है, जहाँ वो दफन किए जाते हैं, उसको मज़ार कहते हैं। मकबरा, उसी कब्र पे अगर कोई इमारत बना दी जाती है तो उसको मकबरा कहा जाता है। खानका क्या क्या होता है? जहाँ सूफ़ी संत के धार्मिक केंद्र होते हैं, सूफ़ी संत जहाँ रहते हैं, उनको खानका कहा जाता है। ईदगाह, जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, खुले मैदान के रूप में होता है, ईदगाह हो जाता है। इमाम बाड़ा कहाँ है? तो इमाम बाड़ा किसको कहते हैं? शिया जो मुस्लिम होते हैं, शिया और सुन्नी 2 वर्ग होते हैं, आई थिंक इसमें समुदाय होते हैं मुस्लिम में। तो शिया मुस्लिम के धार्मिक स्थल जहाँ मुहर्रम में शोक सभा का आयोजन होता है, उसको इमाम बाड़ा कहा जाता था। तो ये कुछ डिफरेंस एक्स्ट्रा में बताया गया था, लेकिन ये हम बात कर रहे थे भागलपुर में, तो भागलपुर में ये सारी चीज़ें रही थी, मनोरंजन के साधन रहे थे। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मौलाना चक की मस्जिद कहाँ पे है? तो मौलाना चक की मस्जिद भागलपुर में ही है। इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर और फारुखियर के शासनकाल में करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि शाहजंगी का मकबरा कहाँ पे? तो शाहजंगी का मकबरा भागलपुर में ही है। भागलपुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पे बताया गया। यहाँ पे मोहल्ला लगता है और ताजिया का जो विसर्जन होता है वो भी यहीं पे होता है। जो मौलाना चक की मस्जिद है, इसको मौलाना चक इसलिए बोला गया क्योंकि यहीं पे इसके मोहल्ले में मदरसा है, जहाँ से बहुत सारे मौलवी निकले हैं। तो मौलवी, इसी कारण इसका नाम मौलाना चक पड़ गया। यहाँ पे हजरत मोहम्मद साहब के पवित्र अवशेष सुरक्षित किए गए हैं, इसलिए यह बहुत पवित्र धर्म स्थली भी है। अब औपनिवेशिक काल में जो ब्रिटिश का काल था, उस टाइम पे भागलपुर जो नगर पालिका की स्थापना हुई और इसमें जो कौन कौन से कस्बे शामिल थे? तो चंपा, भागलपुर और बरारी। पहले चंपा और भागलपुर ही थे, बाद में बरारी भी शामिल हुआ। यहाँ पे जो लोग थे वो बांग्ला भाषी और मारवाड़ी थे। मारवाड़ी कहाँ से आए हुए थे? ये राजस्थान से यहाँ के बसे थे। 1862 में यहाँ रेलवे, इसके बाद शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना होने लगती है। इसके बाद इस शहर का कायाकल्प हो जाता है, क्योंकि कई सारे लोग गांव से आकर के वहाँ बसने लगते हैं काम की तलाश में। जैसे यहाँ जो ये झोपड़ी दिखाई गई है कि मायागंज इलाके में झोपड़ी में लोग रहने लगे थे। महाशय ड्योढ़ी क्या है? तो ये इसकी स्थापना का श्रेय जाता है परेश नाथ घोष को। परेश नाथ घोष ने भागलपुर शहर के स्थानीय जमींदार महाशय वंश के थे परेश नाथ घोष ने महाशय ड्योढ़ी की स्थापना की थी। ये मतलब ये चंपा नगर में अपने निवास स्थान के लिए करवाया। तो ये अंग्रेजों के टाइम पे क्या थे? अंग्रेजों के टाइम में भागलपुर परगना नामक प्रशासनिक इकाई में कानूनगो के पद पे थे, तब इन्होंने अपना ये निवास स्थान का निर्माण कराया था। भागलपुर शहर के बड़े व्यापारियों में सर्वप्रथम मेसर्स भूदरमल चंडी प्रसाद का नाम आता है। एक ये पॉइंट हो गया। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरी दे रखी हुई है, वो वैसे क्वेश्चन बनते नहीं है जनरली। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तसर सिल्क कहाँ का फेमस है? तो तसर सिल्क बिहार का भागलपुर का फेमस है। तसर सिल्क, इसको इसी वजह से भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। 1810 की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे करघे थे, तो ये कितने थे इनको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस व्यवसाय का प्रमुख केंद्र जो था वो कौन सा मोहल्ला था? चंपानगर और नाथनगर मोहल्ला। चंपानगर और नाथनगर मोहल्ला भागलपुर में पड़ता है। ये प्रमुख केंद्र रहे थे तसर सिल्क के लिए। ये तसर का जो कोया था वो बांकुरा, संथाल परगना और गया से आता था। जगदीशपुर और पुरानी के गाँव में धागा तैयार करने का काम होता था। फिर धागा नाथनगर और चंपानगर के बुनकरों के घर पहुँचता था। इसीलिए नाथनगर और चंपानगर जो थे वो फेमस थे, ये व्यावसायिक केंद्र रहे थे इसका। अब हथकरघे पर रेशम के कपड़े तैयार होते थे। यहाँ पे कौन सी जाति के लोग काम करते थे ज़्यादातर? पटवा, मोमीन, जुलाहा, ताती जातियों के लोग इस पेशे का काम करते थे। फिर रेशम और सूत को मिला करके बाफ्ता तैयार किया जाता था। तो बाफ्ता रेशम और सूत को मिला करके तैयार किया जाता था और उसके बाद फिर इसको बाहर भेजा जाता था। बाफ्ता क्या होता है? बाफ्ता एक ही रंग का रेशमी कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे बुनने के बाद रंगा जाता है। तो ये रही बात तसर सिल्क की। अब हम जानेंगे शासन प्रबंधन के बारे में। भागलपुर जिला कब बना था? 1774 में बना था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1774 में भागलपुर को जिला बनाया गया है। इसका जो बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता था, सबसे पहला जो कलेक्टर था वो कौन बना था? अगस्तस
क्लीवलैंड बना था। अगस्टस क्लीवलैंड भागलपुर का पहला कलेक्टर था, ठीक है। उसके बाद 1936 में यह जिला 4 डिवीज़न में बटा हुआ था। हर डिवीज़न का जो बड़ा अफसर होता था उसको सब डिविजनल ऑफिसर कहा जाता था, एसडीओ कहा जाता था। अब न्याय विभाग की बात करते हैं तो न्याय विभाग में जो सबसे बड़ा अफसर होता था वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहलाता था। दीवानी मुकदमों की सहायता के लिए सबऑर्डिनेट जज और मुंसिफ होते थे। यहाँ पे एक जो ये आपको डिब्बा दिख रहा है, यहाँ बताया गया है कि सती प्रथा के उन्मूलक जो कि राजा राम मोहन राय रहे थे, ये भी भागलपुर में दीवानी सिरस्तेदार के पद पे कार्यरत रहे थे 1808 और 1809 में, राजा राम मोहन राय। अब पुलिस विभाग की बात करते हैं तो यहाँ का सबसे बड़ा जो होता था वो एसपी होता था उस टाइम पे। अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके नीचे असिस्टेंट एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहते थे। जिला 25 भागों में बटा था, यानी कि 25 भाग का मतलब 25 थाने थे यहाँ पे। और भागलपुर के अंदर 3 थाने थे। स्वतंत्रता के समय भागलपुर शहर के अंदर 3 थाने थे, भागलपुर शहर, भागलपुर मुफस्सिल और नाथनगर। तो भागलपुर शहर के अंदर 3 थाने आते थे। अब यहाँ पे थाने का जो बड़ा अफसर होता था उसको इंस्पेक्टर या दरोगा कहा जाता था। नगर जो कि अभी भी रहता है। अब नगर पालिका की बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ डेटा पुराना दे रखा है तो वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये याद रख सकते हैं कि भागलपुर शहर के नगर पालिका की स्थापना कब हुई? 1864 में हुई है। उसके अलावा उस टाइम पे नगर पालिका में 22 सदस्य होते थे, जिसमें से 7 मनोनीत किए जाते थे, जबकि 14 इलेक्ट किए जाते थे, यानी कि निर्वाचित किए जाते थे। उसके अलावा जो डेटा दे रखा है कि 87 में जलागार का निर्माण कराया और आबादी इतनी थी और फिर इतनी हो गई, तो इन सब से क्वेश्चन जनरली नहीं बनता। आप चाहें तो पढ़। अब बिहार के शैक्षणिक विरासतों की बात करते हैं तो इनमें बहुत सारा डेटा दे रखा है, लेकिन इतना डिटेल में जनरली नहीं पूछा जाता है, तो मेन हम लोग कवर करेंगे। सरकारी स्तर पर जो 1837 में जिला स्कूल की शुरुआत हुई थी, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे देखिए यहाँ स्कूल दे रखे हैं, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता इतना नेसेसरी नहीं है। अब यहाँ पे जो वहाँ के एक स्थानीय जमींदार थे भागलपुर के, तेज नारायण सिंह, इन्होंने हाई स्कूल की स्थापना की। देन 87 में तेज नारायण जुबली कॉलेज की स्थापना की। तो TNB जो कॉलेज है, तेज नारायण, और B से हो जाएगा बनैली स्टेट ने फिर बाद में और जमीन को दान देते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो 1887 में इसकी स्थापना होती है। फिर और सारे, लेकिन अब यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि श्री अरविंद घोष के पिता कृष्णाधन घोष ने मोचदा बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। मोचदा बालिका विद्यालय की स्थापना 1868 में हुई है। या फिर अगर आप ये सन नहीं भी याद रखते हो तो मान लो आ जाता है कि मोचदा बालिका विद्यालय कहाँ पे है, तो वो भागलपुर में। उसके अलावा जनाना मिशन स्कूल, ये सब नहीं याद रखना है। 15 अगस्त 1949 को इसी मोचदा बालिका परिषद में महिला विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी गई थी। तो ये पॉइंट हो गया। अब सबौर में, ये भागलपुर में सबौर पड़ता है, वहाँ पे 1910 में बिहार कृषि कॉलेज की नींव रखी थी। उस टाइम के गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा ये नींव रखी गई थी कृषि कॉलेज की, ठीक है। कहाँ पे है? सबौर में है। सिल्क इंस्टीट्यूट नाथनगर में शुरू किया गया था 1947-51 के बीच में। तो ये कुछ पॉइंट रहे थे। अब भगवान पुस्तकालय कहाँ है? ये भी भागलपुर में है। अब सांस्कृतिक गतिविधियों की बात कर लेते हैं कि सांस्कृतिक रूप से भागलपुर कैसा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी रचनाएं, मतलब यहाँ पे कई सारे ऐसे लेखक रहे जिन्होंने रचना लिखी है यहीं पे ही। तो जैसे शरत चंद्र बनर्जी, विभूति भूषण, तो ये कुछ नाम बताए गए। रविन्द्रनाथ टैगोर भी यहाँ से जा चुके थे, मतलब भागलपुर कुछ टाइम के लिए रुके थे, देन वो चले गए थे। यहाँ पे बताया जा रहे हैं कि बलाई चंद मुखर्जी भागलपुर में लंबे समय तक रहे। इनको बनफूल के नाम से जानते हैं, तो इन्हें लोग बनफूल के नाम से जानते थे। अब कुछ रचनाओं के नाम, उपन्यास जैसे देवदास उपन्यास किसका है? शरत चंद्र का है। और पथेर पंचाली किसका है? तो विभूति भूषण का है। और इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है, सुप्रसिद्ध रचना, जिसके लिए इनको नोबेल मिला था, साहित्य का नोबेल मिला था, ये इसके भी कुछ अंश इन्होंने यही भागलपुर में ही रुक करके लिखा है। आपको बताना है कि इनको साहित्य का नोबेल कौन से सन में मिला था, कमेंट करिएगा। डॉक्टर राधाकृष्ण ने यहाँ पे साहित्य गोष्ठी नामक संस्था बनाई थी। तो साहित्य गोष्ठी संस्था किसने बनाई थी? डॉक्टर राधाकृष्ण ने बनाई थी। और उसके अलावा कुछ और यहाँ पे रचनाकारों के नाम बताए गए हैं, तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नाटक की दृष्टि से भी यहाँ पे नाटक रंगमंच वगैरह बढ़िया होता था, तो वो भी चीज़ें यहाँ रही थी। अभिनव भारती एक संस्था थी जो कि नाटक वगैरह का पार्टिसिपेशन करती थी। अब हरिकुंज जो है, हरिकुंज ने पहला नाटक, जो इस वैसे शहर की परंपरा का पहला जो नाटक था वो किसने डायरेक्ट किया था? वो हरिकुंज द्वारा लिखित बाबरी मीरा था। हरिकुंज द्वारा लिखित बाबरी मीरा, और इसको इन्होंने डायरेक्ट भी किया था, ठीक है।
भागलपुर में धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? तो एक तो बूढ़ानाथ मंदिर है, तो बूढ़ानाथ महादेव मंदिर कहाँ पे है? भागलपुर में है, गंगा नदी के दक्षिणी तट पे ये स्थित है। और उसके अलावा इसका निर्माण किसने कराया था? तो शंकरपुर के जमींदार लक्ष्मी नारायण सिंह ने करवाया था। इसके अलावा जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर हैं बासु पूज्य की जन्मभूमि यहीं पे हुई थी, ठीक है। जन्म भूमि स्थल भागलपुर शहर में ही है। इसी वजह से यहाँ पे जैनियों के लिए बहुत धार्मिक स्थल है। और यहाँ पे दोनों मंदिर है, जैसे कि अगर नाथनगर मोहल्ला जो है वहाँ पे दिगंबर जैन मंदिर है, जबकि चंपानगर में क्या है? श्वेतांबर जैन मंदिर है। तो क्योंकि जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, तो श्वेतांबर वाले चंपानगर में, दिगंबर वाले नाथनगर में है। और ईसाइयों ने घंटाघर के पास गिरजाघर, उनका जो चर्च बनवाया था वो 1845 में 54 में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सार्वजनिक स्थलों की बात करते हैं। तो सार्वजनिक स्थलों की अगर हम बात करें तो भागलपुर में जो स्टेशन बना है वो 1862 में बना है। यहाँ पे इंडियन रेलवे और बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के स्टेशन हैं, ये पॉइंट रहा। अब सेकंड यहाँ का सार्वजनिक स्थल एक क्लीवलैंड हाउस है। क्लीवलैंड हाउस का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ के पहले जो कलेक्टर थे क्लीवलैंड ने ही करवाया था, 1780 और 83 में करवाया था। पहले यहाँ पे महावंश के जो परेशनाथ घोष का निवास स्थान था, परेशनाथ घोष रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपना निर्माण करवा लिया था। और कहा जाता है कि यहीं पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने रुक करके गीतांजलि के कुछ अंश लिखे थे। अभी वर्तमान में इसको तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर का इतिहास और पुरातत्व विभाग का केंद्र बना दिया गया है। तो यहाँ पे उसकी क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। अब 19वीं शताब्दी में टाइम का बहुत अच्छा, मतलब अंग्रेज आ गए तो टाइमली चीज़ें हों, इसीलिए घंटाघर भी बहुत बनवाए गए थे। तो घंटाघर में चारों तरफ डायल लगे होते थे। उसके अलावा टाउन हॉल बनाया गया था। तो टाउन हॉल कहाँ पे है? उत्तर लाजपत पार्क के निकट बनवाया गया था। तो यहाँ पे सार्वजनिक समारोह होते थे, स्टेशन क्लब बनवाए गए थे। ये सारे पॉइंट मतलब आप चाहे तो याद करें, वरना इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये भागलपुर में ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे घूमने को। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन से रहे हैं? तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। रेलवे शहर कौन से थे? तो बरेली और जमालपुर। औद्योगिक शहर कौन से थे? तो कानपुर और जमशेदपुर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 11, इसमें कला क्षेत्र में परिवर्तन। इसमें जो कलाकार यहाँ पे यूरोपियों के टाइम पे आए थे उनके बारे में हम जानेंगे। तो यूरोपिया के टाइम पे जो चित्रकारी होती थी वो यथार्थवाद के दृष्टिकोण पे बेस्ड थी, यानी कि फैक्ट बेस्ड थी। जो भी कलाकार अपनी आंखों से देखेगा उसको उतारेगा, ताकि वो जो चित्र है वो रियल लगे देखने में। ये कलाकार जो थे वो तैल चित्र के नई टेक्निक को भारत में लाए थे। तो ऑयल पेंटिंग वाली जो टेक्निक है वो लेकर के आए थे। अब यहाँ पे कुछ तस्वीर दिखाई गई है। एक आपको केवल नाम याद रखना है, टॉमस डैनियल थे। टॉमस डैनियल द्वारा गाजीपुर के खंडहर बनाए गए, ये आप याद रखिए ना रखिए। टॉमस डैनियल एक चित्रकार रहे हैं, और टॉमस डैनियल और विलियम डैनियल, इनको डैनियल बंधु भी कहा जाता था। ये चित्रकार उस टाइम पे रहे थे। तो इनके द्वारा क्या किया जाता था? डैनियल बंधुओं के द्वारा उत्कीर्ण चित्रों की एल्बम बनाई जाती थी। ये एल्बम ब्रिटेन में बहुत बिकती थी, क्योंकि ब्रिटेन के लोग जानना चाहते थे कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। ये मतलब पूरा स्ट्रक्चर दिखा देते थे, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया कि कैसे स्ट्रीट हैं और कैसे लोग काम कर रहे हैं। ये सब कुछ इन्होंने अपनी पेंटिंग में दिखाया था। उत्कीर्ण चित्र क्या होते हैं? तो लकड़ी या धातु के छापे से कागज़ पर बनाए गए चित्र जो होते हैं। एल्बम तो जानते ही हैं कि चित्र रखने की जो किताब होती है। अब रूप चित्रण क्या होता है? तो औपनिवेशिक युग में, यानी कि ब्रिटिश के टाइम पे, जब ब्रिटिश पीरियड यहाँ पे रहा था, तो उस टाइम पे रूप चित्रण यानी कि छवि चित्रण की जो शैली थी वो बहुत फेमस थी, ठीक है। इसमें क्या होता था? इसमें किरमिच पे तस्वीर बनाई जाती थी। अब किरमिच क्या होता है? गाढ़ा मोटा जो कपड़ा होता है उस पर तस्वीर बनाई जाती थी। रूप चित्रण वो होता है जिसमें व्यक्ति के हाव भाव, चेहरा वगैरह सब उसका विशेष ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पे एक चित्रकार का नाम है योहान जोफनी। अब इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है कि जो अंग्रेज वगैरह हैं वो बैठे हुए हैं, और जबकि आसपास जो खड़े हैं वो भारतीय हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चित्रण में दिखाई गई। कौन थे? जोफानी थे। नेक्स्ट यहाँ पे एक और तस्वीर है जो कि तेल चित्रण की है, जॉर्ज विलियम ने बनाई थी अर्काट के नवाब मोहम्मद अली की। अर्काट के नवाब मोहम्मद अली, इनको पराजित करके अंग्रेज़ों ने पेंशन भोक्ता बना दिया था। तो अर्काट के नवाब का नाम क्या था? मोहम्मद अली था। अब एक और जो शैली रही थी वो फेमस हुई थी, उसका नाम था इतिहास की चित्रकारी, यानी कि पेंटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो चित्रकारी थी, इसमें जो भी जितने भी युद्ध वो जीतते थे उसकी चित्रकारी की जाती थी। जैसे फ्रांस
फ्रांसिस हेमन के द्वारा ये जो चित्रकारी की गई है प्लासी के युद्ध की गई है। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जब मर जाते हैं तो क्या नाम था उनका, मीर कासिम को, ये मीर कासिम अपना उनको सत्ता दी जा रही है और वो पपेट बन जाते हैं। तो आपको पता ही है, क्लाइव दिखाए गए हैं, लॉर्ड क्लाइव दिखाए गए हैं। श्रीरंगपट्टनम वाली जो लड़ाई हुई थी जिसमें इनकी टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसका तैल चित्रण किसके द्वारा बनाया गया, रॉबर्ट केर पॉटर। तो रॉबर्ट केर पॉटर ये रहे हैं और उसके अलावा फ्रांसिस हेमन रहे। इन्होंने हिस्ट्री रिलेटेड जो पेंटिंग है उसकी पेंटिंग उन्होंने बनाई थी। अब इस बीच में जब यूरोपीय चित्रकारी बहुत फेमस होने लगी, बाहर से यूरोप से जो पेंटर हैं वो सारे आने लगे, आर्टिस्ट आने लगे, तो यहाँ पे जो स्थानीय कलाकार हैं उनको कोई नहीं पूछने वाला था। लेकिन टीपू सुल्तान जब तक रहे उन्होंने पूछा और उन्होंने भित्ति चित्र यहाँ का है, मतलब लोकल है। तो भित्ति चित्र का मतलब होता है जो दीवारों पर चित्र बनाई जाती हैं उनको इन्होंने आश्रय दिया। लेकिन जब इनका भी टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है तो उसके बाद फिर एक दिक्कत होती है कि इनको कहीं पे शरण नहीं मिल रही थी। स्थानीय कलाकार द्वारा बनाई गई इस तस्वीर को परिपेक्ष विधि का इस्तेमाल किया गया है। ये जो तस्वीर बनाई गई जिसमें मुर्शिदाबाद में स्थानीय कलाकार जुलूस का हिस्सा बने हुए हैं, ये कौन सी विधि द्वारा बनाई गई है, परिपेक्ष विधि द्वारा बनाई गई है। परिपेक्ष विधि में होता क्या है, परिपेक्ष विधि में जो पास वाली वस्तुएं हैं और दूर वाली वस्तुएं हैं, इन दोनों के बीच की दूरी का मतलब दूरी पता चल जाती है, क्योंकि इनकी परछाई द्वारा उसको उत्कीर्ण किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। अब उनके ऊपर जो स्थानीय कलाकार थे उनके ऊपर जोर डाला जा रहा था कि वो यूरोपियन कलाकारी को सीखें। अब यहाँ पे जो स्थानीय कलाकार हैं वो क्या करेंगे, अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग यहाँ के पौधे, जानवर, ऐतिहासिक इमारत इसको बनाएंगे, क्योंकि बाहर ब्रिटेन में लोग ये जानना चाहते थे। तो ये इन तस्वीरों को अब स्थानीय लोग बनाने लगे और इसी को बोला गया कंपनी चित्र। तो कंपनी चित्र में जब इस लोकल जो यहाँ के इंडियंस थे वो इन सब की तस्वीर बनाने लगे, यहाँ की लोकल जगहों की, तो इसी को बोला गया कंपनी चित्र। अब बिहार में मधुबनी पेंटिंग के बारे में तो काफ़ी हम लोग पढ़ ही चुके हैं सीटेट वगैरह के टाइम पे। अब मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं। मधुबनी पेंटिंग 1942 में क्या हुआ था कि लंदन में आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। और मधुबनी जो चित्रकला है वो कैसी चित्रकला है, महिला चित्रकला शैली है। ठीक है, पूरी तरीके से महिला चित्रकला शैली है जिसको घर में, आंगन में या दीवारों पर बनाया जाता है। मधुबनी चित्रकला दो टाइप की होती है, एक भित्ति चित्र, एक अरिपन। भित्ति चित्र में क्या होता है, भित्ति चित्र में देवी देवताओं की मूर्ति या विवाह के अवसर पर ये कहाँ बनाई जाती है, घर के बाहर भीतर दीवारों पे बनाई जाती है। दीवारों पर रति और कामदेव के चित्र बनाए जाते हैं, पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं, किसमें, भित्ति दीवारों पे। तो भित्ति चित्रों में दीवारों पे बनाए जाते हैं। जबकि अरिपन में क्या होता है, आंगन या चौखट के सामने जमीन पे बनाया जाता है। तो अरिपन जमीन पे बनता है चित्र, जबकि भित्ति चित्र जो मधुबनी का होता है वो दीवारों पे बनता है। और अरिपन में क्या होता है, अरिपन में पीसे चावल को पानी और रंग में मिला करके मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्वास्तिक दीप, इनके चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ से अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। सिया देवी, कौशल्या देवी, शशिकला देवी और गंगा देवी, भगवती देवी। अब देखिए सारी महिलाएं, इसीलिए इसको महिला चित्रकला शैली भी कहा जाता है। और जापान के तोकामाची शहर में मधुबनी पेंटिंग का एक म्यूजियम भी है। तो मधुबनी पेंटिंग का म्यूजियम कहाँ पे है, जापान में है, तोकामाची शहर में। अब राष्ट्रवादी चित्रकला शैली का जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वो राजा रवि वर्मा ने दिया। राजा रवि वर्मा ने रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं के नाटकीय दृश्यों को किरमिच, वही मोटे कपड़े, कागज पे उकेरा उन्होंने। उसके अलावा इन्होंने चित्रकारी का यूज़ किया था वो यूरोपीय चित्रकारी, तैल चित्रकारी का उपयोग किया था इन्होंने। और इन्होंने बम्बई में प्रिंटिंग प्रेस भी बनाया, जिसकी वजह से इनकी तस्वीरों को जब लोग बहुत पसंद कर रहे थे ताकि उनको सस्ते में उपलब्ध कराई जा सके। नेक्स्ट, कलाकारों का आधुनिक स्कूल। यहाँ पे अब होने क्या लगा कि जब देखा कि डिमांड बहुत बढ़ रही है तो फिर आर्ट स्कूल भी इस्टेब्लिश होने लगे। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, लाहौर, इनमें आर्ट स्कूल इस्टेब्लिश हुए। E.V. हैवल मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में कक्षा के कला के अध्यापक थे, E.V. हैवल। और इन्होंने क्या किया, अविंद्रनाथ टैगोर के सहयोग से भारतीय चित्रकारों का एक अलग समूह बनाया, उसको कलाकारों का आधुनिक स्कूल कहा गया। अब यहाँ पे अगली बात हम जानेंगे कि जापानी कलाकारों से भी बहुत प्रेरणा ली गई। यहाँ पे जो चित्रकारी है वो लघु चित्र भी हुए हैं। किन्होंने कौन सा चित्र बनाया, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एशियाई कला आंदोलन किसने शुरू किया था, जापानी कलाकार ओकाकुरा काकुजो ने किया था। इसमें ये क्या कर रहे थे, अपने देश की जो जापानी कला है उसको बचा रहे थे यूरोपीय जो वेस्टर्न शैली है उसके प्रभाव से। तो काकुजो के द्वारा एशियाई कला आंदोलन शुरू किया गया था। अविनाश टैगोर ने भी कुछ चित्र बनाए थे, जैसे इनके
ये जो काकुजो थे ना, ये शांति निकेतन भी गए थे और रविन्द्रनाथ टैगोर से भी मिले थे, तो इन पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो पहली पेंटिंग बनाई है वो ये 2 पेंटिंग रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनी हुई है, मेरी माँ वाली और कालिदास की कविता का निर्वासित यक्ष। ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है। कौन सी शैली में? लघु चित्र की शैली में बनाई गई है, ठीक है। इस और जो दूसरी वाली बनाई गई कालिदास वाली, उसमें जापानी कलाकार शैली में बनाई गई है, जापानी शैली में बनाई गई है। जबकि थर्ड ये जो पेंटिंग है ये नंदलाल बोस ने बनाई है और ये पांडवों के वनवास के दौरान बनाई गई थी, ठीक है। पांडवों के वनवास के दौरान जब लाक्षागृह जलने का चित्र है ये बनाया गया था। इसमें 3D पेंटिंग की गई, तो 3D इफेक्ट को इसमें देखा जा सकता है। ये नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया था। अब अंग्रेजों के टाइम पे भवन निर्माण की कौन सी शैलियाँ आई थी? तो इसमें से एक प्रसिद्ध शैली रही थी 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग हुआ, जिसमें से एक शैली है ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली। तो ग्रीको रोमन जो आर्किटेक्चर रहा था वो, इसमें क्या होता था, बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं और गुंबद का इस्तेमाल किया जाता था। ये निकली कहाँ से? ये जो शैली है ये रोम की भवन निर्माण की शैली है। मेन जो रोम की भवन निर्माण की शैली है उससे वो बेस रहा है इस शैली का, ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली का। उसके अलावा एक और शैली है गॉथिक शैली। तो गॉथिक शैली में अंग्रेजों के टाइम में मोस्टली जो सरकारी इमारतें होती थी और जो गिरजाघर होते थे, चर्च वगैरह होते थे, वो गॉथिक शैली में बनाए गए थे। इसमें ऊंची उठी हुई छतें होती थी और नोकदार मेहराबें वगैरह होती थी। अब एक और शैली आती है जिसमें भारतीय यूरोपीय शैली के तत्व विद्यमान होते हैं। ये कौन सी शैली थी? इंडो सरासेनिक शैली। एक्चुअली इसमें हुआ क्या, इंडो का मतलब हो गया हिंदू और सरासेन यूरोप के लोग मुसलमानों को बोलते थे, तो इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के स्थापत्य शैलियों का उपयोग किया गया था। मतलब गुंबद, छतरी, जालियों, मेहराब तो मुस्लिम का हो गया ना, तो इन सब का उपयोग करके ये बनाए जा रहे थे। तो 3 शैली कौन कौन सी? गॉथिक शैली, एक इंडो सारासैनिक शैली एंड द फर्स्ट वन इज ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली। अब यहाँ से क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है कि साहित्य, जैसे राष्ट्रवादी भावना को पैदा करने में साहित्य का क्या योगदान रहा था। तो इनमें सबसे बांग्ला साहित्य में पहले आ जाते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनका उपन्यास जो था आनंद मठ से ही वंदे मातरम गीत लिया गया है। तो वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। दूसरा आ जाता है कि रमेश चंद्र दत्त ने ये आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने अपनी जो रचना है उसकी प्रेरणा साहित्यिक देशभक्ति से मिली थी। साहित्यिक देशभक्ति का मतलब होता है साहित्य के माध्यम से देशभक्ति फैलाना। अब रमेश चंद्र दत्त की जो उपन्यास है वो कौन सा है? वो समाज उपन्यास किसका है? तो रमेश चंद्र दत्त का है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं ताराशंकर बंदोपाध्याय। इनकी जो रचना रही है वो गढ़ देवता और पंचग्राम रही। तो गढ़ देवता और पंचग्राम किसकी रचना है? ताराशंकर की रचना है। इसमें इन्होंने जो औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो गांव समाज में विघटन हो रहा है उसके ऊपर इन्होंने चर्चा की थी। अब हिंदी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक रहे थे। इन्होंने कौन कौन सी लिखी? अब भारतेंदु द्वारा जो रचित नाटक हैं वो कौन कौन से हैं? अंधेर नगरी, चौपट राजा, भारत दुर्दशा। इसमें इन्होंने अंग्रेज शासन के विरुद्ध ही एक लोक कथा के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को उस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया था। अब प्रेमचंद की कहानी, आहुति किसकी कहानी है? तो प्रेमचंद की कहानी है। इसमें भी इन्होंने कहीं ना कहीं मतलब राष्ट्रवादी भावना को जागृत करने का काम किया। गबन किसकी उपन्यास है? तो गबन 1931 में प्रेमचंद द्वारा रचा गया था। और गोदान किसका है? तो गोदान भी इन्हीं का ही है। गोदान किसका है? तो ये देखिए गोदान बताया गया है, गोदान भी प्रेमचंद का ही है, गबन गोदान। सो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है उर्दू भाषा। उर्दू भाषा की बात करें तो ये गंगा जमुनी संस्कृति के बारे में मध्यकाल के टाइम पे जो प्राचीन भारत है यानी कि पहले से चल रहा था और फिर मध्यकाल में जो उर्दू वाला पार्ट आया, इन दोनों से मिलने से गंगा जमुनी संस्कृति की शुरुआत होती है। उर्दू भाषा का उदय बाद में होता है, पंजाब के क्षेत्र में 11वीं शताब्दी में हुआ। अब उर्दू को ही मैंने बताया था कि हिंद और हिंदुस्तानी भी कहते थे, तो हिंदुस्तानी उर्दू भाषा को कहते थे। अब हिंदी और उर्दू में फ़र्क ये था कि हिंदी देवनागरी लिपि से ली गई थी, जबकि उर्दू जो है वो फारसी लिपि से संबंधित थी। ठीक है, अब उर्दू से रिलेटेड कुछ जैसे जब हम लोगों का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस समय उर्दू सबसे ज़्यादा फेमस थी। उर्दू में जनरली लोग ज़्यादा बोलने लगे थे, फारसी का इम्पैक्ट उसमें देखने को मिलता था। 1857 के समय दिल्ली से प्रकाशित होने वाले
देहली अखबार और लखनऊ से प्रकाशित होने तिलिस्म अखबार। तो 1857 की क्रांति के समय जो दिल्ली से प्रकाशित होने वाला देहली अखबार और लखनऊ से तिलिस्म अखबार ये उर्दू में ही होते थे। और राष्ट्रीय आंदोलन में जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे, जो कि पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे ये इंडिया के, इन्होंने अल हिलाल और अल बलाग नाम के दो समाचार पत्र निकाले थे, अल हिलाल अल बलाग। उसके अलावा जो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद बोला था वो भी उर्दू की ज़बान में ही बोला था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्रांति अमर रहे। नेक्स्ट ये पूछा जाता है इंकलाब जिंदाबाद किसने नारा दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। इकबाल ने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कविता की रचना किसने की थी, इकबाल ने की थी। और पटना के जो राम प्रसाद बिस्मिल है, बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, ये उनके द्वारा रचित है, ये उर्दू में ही है। तो और बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के ये दूसरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू ही है, पहली हिंदी है, देन उर्दू है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सही गलत बताना है तो प्रेमचंद की आनंद मठ नहीं, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। सो मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो है मुंबई, ये किस में बनाया गया है, गॉथिक शैली में बनाया गया था। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता जो है वो इंडो ग्रीक शैली में बनाया गया, जबकि मद्रास लॉ कोर्ट जो है वो इंडो सारासैनिक शैली में बनाया गया है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप इसको एक बार क्लियर कर लीजिए। सो चैप्टर 14 ये लास्ट चैप्टर है। इसमें जैसा कि अभी तक आप देखते आ रहे हो कि हिस्ट्री में लास्ट चैप्टर में कोई जीवनी दे रखी होती है, तो यहाँ पे काली किंकर दत्त की जीवनी दे रखी हुई है, क्योंकि अभी कब जन्म हुआ कब मृत्यु हुआ तो यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं बनते हैं। इनकी जो वो है ना रचनाएँ हैं, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये देखिए, ये मगध विश्वविद्यालय के डॉक्टर दत्त मगध विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे थे। उसके अलावा इतिहास विभाग में भी बहुत योगदान दिया था। इनका संपादन कार्यालय भी था, जहाँ पे कई सारी बुकें पब्लिश हुई थी, जैसे कि एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इनके द्वारा रचित नहीं थी लेकिन पब्लिश इनके अंडर में किया गया है। अब इनकी जो पुस्तकें रही वो कौन सी रही, तो एक जो ये दे रखी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किलिकंकर के द्वारा ही लिखी गई है। और इसके अलावा जो पुस्तकें हैं, हिस्टोरिकल मिसलेनी, अनरेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन बिहार, राइटिंग एंड स्पीचेज ऑफ महात्मा गांधी रिलेटिंग टू बिहार, बिहार से संबंधित, सम द फरमॉन्स, सन्स एंड परवनॉज, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, ये सारी इनकी रचनाएं रही हैं। इनमें से हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार को 3 भागों में लिखा गया था, 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। और इसके अलावा और कौन सी पुस्तक लिखी है, गांधी जी इन बिहार, ये भी पुस्तक लिखी गई थी, इसकी रचना भी इन्होंने की है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, राजेंद्र प्रसाद के साथ में रिफ्लेक्शन ऑन द म्यूचनी भी इनके हैं। हाँ, अब यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार है, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति रही थी, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कृति रही थी। उसके बाद ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर में, तो ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा। अब जितनी भी समरी हो चुकी है उनको कुछ टाइम में रिवाइज ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि रिवीजन करेंगे ना तो जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन दिखेगा, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट दिखेगा तो वो आप टिक कर लोगे। आप या तो एलिमिनेट कर लोगे, एलिमिनेशन टेक्निक का भी आप यूज़ कर सकते हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और काफ़ी मेहनत लगी है, क्योंकि कभी कभी कुछ चैप्टर ना ऐसे बोरिंग से होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, या क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं, नहीं बताना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और काफ़ी मेहनत लगती है तो वीडियो को शेयर कर दिया करें और मल्टीपल टाइम सुने, रिवाइज़ करें, क्योंकि अब रिवीजन का ही बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।